नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 11 मार्च 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो गैस सिलेंडर को लेकर के भारत सरकार ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू कर दिया है। इसको ज़रा हम लोग समझेंगे। एक तरफ तो सरकार इस प्रकार के एक्ट लागू कर रही है जो कोरोना के दौरान लागू हुए थे, और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट उस समय लागू किया जाता है जब रोज़मर्रा की वस्तुओं की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है या कालाबाजारी का डर होता है। दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि भारत में कोई भी गैस को लेकर के संकट नहीं है, ये भी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। सरकार की ये कंपनी है HPCL, उसने कहा है अपने नोटिफिकेशन में कि सभी को एक अलग विकल्प तलाश कर लेनी चाहिए, क्योंकि HPCL के पास में गैसों का भंडार बहुत ही कम हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ज़रा हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। ये भी समझेंगे कि LPG क्या होता है, साइंस का टॉपिक है। ईंधन दक्षता क्या होती है, इफ़िशियंसी क्या होती है, उसे भी ज़रा हम लोग समझेंगे। उसके अलावा सरकार ने एक और शानदार काम किया है, आप सभी को मुबारक हो। FDI हुआ है। FDI कहाँ से हुआ है, तो चीन से FDI हुआ है। गवर्नमेंट ने चाइना से आने वाले FDI को लेकर के बजट में ही यह घोषणा किया था कि हम आने वाले समय में चीन को लेकर के जो FDI की नीति थी हमारी, आफ्टर गलवान एंड कोविड के दौरान जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी उसको ईज़ कर दिया गया है, उसको सामान्य करने की कोशिश की गई है, नियमों में थोड़ी सी छूट दी गई है। तो इस टॉपिक को ज़रा हम लोग देखेंगे। यूनियन कैबिनेट का डिसीजन है, केंद्र सरकार का डिसीजन है कि अब जो चीन है उससे FDI को अलाउ किया जा रहा है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक कौन सा। पहला टॉपिक है कि पश्चिम एशिया संकट, LNG की कमी और आवश्यक वस्तु अधिनियम। मैंने कल निबंध भी दिया था बच्चों को लिखने के लिए सभी ग्रुप में कि युद्ध भले ही दो देशों के बीच में लड़ा जाए, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व पर पड़ता है। तो प्रभाव यही है, दो तीन नेताओं का अपना ईगो और ये धर्म की जो लड़ाई है, सही शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, वो अब हम भारतीयों के किचन तक पहुँच रहा है। न केवल हमारे किचन बल्कि चीन, जापान और भी दुनिया के लगभग 52 से ज़्यादा बड़े देश जो हैं, जिनका हॉर्मुज के जलसंधि से उनके ईंधन गुजरते हैं, उन सभी के जीवन पर, आम जीवन पर फर्क पड़ना अब शुरू हो जाएगा। अगर ये धर्म का युद्ध एक सप्ताह से ज़्यादा और चलता है तो यह संकट और भी ज़्यादा विस्तारित हो जाएगा। मैंने इसे धर्म का युद्ध क्यों कहा है? धर्म के नाम पर वैसे तो सभी को पढ़ाया जाता है कि भाई सेकुलर बनिए और धार्मिक चीज़ें ज़्यादा प्रबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2026 में जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसके 100% कोर इशू रिलीजन ही है। यहूदी बनाम इस्लाम की जो लड़ाई है उसी का एक्सट्रीम रूप ने धारण कर लिया है इज़राइल और ईरान के संघर्ष में। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो बड़े बड़े पोप को बुला करके व्हाइट हाउस में प्रार्थनाएं करते हैं कि हम युद्ध में जीतें। उसके साथ साथ अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं वो बड़े ही कट्टर रिलीजियस लोग हैं, जिन्होंने कहा कि यह धर्म का युद्ध है, यह धार्मिक युद्ध ही है। तो कुछ एक्सपर्ट ने तो इसको क्रूसेड से संज्ञा दे दी, क्रूसेड से कंपैरिजन कर दिया। तो धर्म का युद्ध जो है इन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है, वो अब हमारे किचन तक पहुंच रहा है। वेस्ट एशिया में क्राइसिस उत्पन्न हुआ है। क्यों हुआ है भाई, ज़रा इसको देखेंगे कोर इशूज़ को। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है यह शिपमेंट रुक गया है। ईरान ने कहा कि 1 लीटर हम यहाँ से तेल और गैस नहीं जाने देंगे। वो माइन बिछा रहा है सी ऑफ हॉर्मुज में। अमेरिका ने कहा कि बातचीत कर लो, बोला कि हम बातचीत भी नहीं करेंगे। समझौते कर लो, तो बोला कि हमें अपर हैंड अभी हासिल है, हम युद्ध में अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, तो इसलिए हम बातचीत भी नहीं करेंगे। अब ये सिरदर्द बन गया अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए और इजराइल के लिए, दोनों के लिए ही। बहुत नुकसान हुआ है ईरान का भी, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि हमें इस युद्ध की तैयारी 20 वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए हम ये युद्ध अभी तो नहीं रोकेंगे, तब तक नहीं रोकेंगे जब तक
हमारी शर्तों को नहीं मान ली जाए। और शर्तें क्या हैं तो अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सारी अनिश्चितताएं दिख रही है तो ऐसे में वेस्ट एशिया को लेकर के इकोनॉमिक संकट जो है वो गहराता ही जा रहा है और उसका इम्पैक्ट पूरे एशिया पर, इंडो पैसिफिक रीजन पर बहुत ही भीषण तरीके से पड़ रहा है। देखिए ज़रा क्या है, भारत अपनी 190 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन की प्राकृतिक गैस आवश्यकता का लगभग में आधा हिस्सा एलएनजी का आयात से हम पूरा करते हैं। चोक पॉइंट जो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यहाँ पर हम 50% हिस्सा कतर से लाते हैं। ये चोक पॉइंट है जिसके कारण से हमारे पास गैसों की सप्लाई कम हो गई है। भारत की कुल गैस खपत का लगभग 30% है। यहाँ समुद्री यातायात 10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और ऑलमोस्ट रुक ही गया है, बंद ही हो गया यहाँ से आयात निर्यात, जिसके कारण से और भी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है। कुछ कुछ कमोडिटीज़ को तो ईरान आने दे रहा है और बाकी गैस, ख़ास तौर से एनर्जी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे गैस हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, उनको वो रोक रहा है। बाकी कमोडिटीज़ तो आ ही रही हैं वहाँ से। सरकार का क्या कदम है? सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया अचानक से। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये बहुत ही पावरफुल एक्ट है जिसे 1955 में बनाया गया था कि इमरजेंसी की सिचुएशन जब बन जाए तो कोई काला बाजारी ना कर सके, कोई रोक ना सके, कोई स्टॉक ना बना सके, मार्केट में अफवाह ना फैला सके। इन सभी चीज़ों को शामिल करते हुए एक एक्ट बनाया गया था। इस कमी को प्रबंधित करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है ताकि प्राकृतिक गैस को प्राथमिकता वाले प्रायोरिटी सेक्टर की ओर मोड़ा जा सके। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? अगर किसी चीज़ के देश में कमी हो जाए तो फिर सरकार डिसाइड करती है कि प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का सिलेंडर का उपयोग तो स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा होता है, आपने देखा कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान। और ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो हॉस्पिटल में भी होता है। तो सरकार पहली प्रायोरिटी किसे रखेगी? आप सभी को पता ही होगा कि भाई पहली प्रायोरिटी तो हॉस्पिटल को ही रखा जाएगा। मरीजों को तो मिले पहले ऑक्सीजन का सिलेंडर, उसके बाद हम स्टील इंडस्ट्री या फिर इस्पात इंडस्ट्री की ओर ऑक्सीजन को भेजे। तो ये क्या बनाया सरकार ने? प्रायोरिटीज़ डिसाइड की। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत में प्रायोरिटीज़ डिसाइड की जाती है कहाँ कहाँ पर सबसे पहले आपूर्ति की जाएगी गैसों की। तो सरकार ने नोडल एजेंसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख गैस कंपनी गेल इस आपूर्ति का प्रबंधन करेगी और उसके तहत में कुछ प्रायोरिटीज़ डिसाइड की गई है। 4 प्रायोरिटीज़ कैटेगरीज फॉर गैस एलोकेशन, 4 प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर गैस एलोकेशन, जिसमें पहली प्रायोरिटी जो है श्रेणी 1 में, कैटेगरी 1 में 100% आवंटन। इसके तहत घरेलू पीएनजी पाइप्ड प्राकृतिक गैस, जो कई सारे अगर आप रहते हो, जैसे मैं जहाँ पर रह रहा हूँ यहाँ पर सिलेंडर परचेज नहीं करना पड़ता, आपके घर में पाइप से कनेक्शन आता। अब तो ये छोटे छोटे शहरों में भी ये सुविधाएं पहुँच रही है। दूसरा क्या है? परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी और एलपीजी उत्पादन के उपयोगी की जाने वाली प्राकृतिक गैस और आवश्यक पाइपलाइन संचालन को रखा जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को रखा गया। सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई सुनिश्चित करना है। श्रेणी 2 के तहत में रखा गया है फर्टिलाइजर यूनिट को। फर्टिलाइजर यूनिट में भी बहुत बड़े स्तर पर काम होता है, तो उसको कैटेगरी 2 में रखा गया है। कैटेगरी 3 में रखा गया है टी इंडस्ट्री, विनिर्माण, राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति पाने वाले अन्य औद्योगिक इंडस्ट्रियल को श्रेणी 3 में रखा गया है। 4 में शहरी गैस वितरण कंपनी, जो इंडस्ट्री में और कॉमर्शियल सप्लाई जो करते हैं। उसके बाद से कटौती, प्राकृतिक गैस की इस कमी को पूरा करने के लिए रिफाइनरी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति उन औसत खपत के 65% तक कम कर दी गई। ये कहा जा रहा है सभी कंपनियों से। पहली बात तो कहा गया कि भाई आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो एचपीसीएल ने जवाब दिया कि हम प्रोडक्शन कहाँ से बढ़ाएंगे, अचानक से हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना लेंगे। फिर भी अपने सभी के सभी अपने 100% दक्षता पर चल रहे हैं। तो जब तक कतर से सप्लाई फिर से चालू नहीं होगा तब तक हम इसे फिर से 100% रेट पर संचालित नहीं कर सकते हर चीज़ को। तो ये चुनौती है जिसके तहत सरकार ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना करके 4 टॉप प्रायोरिटीज़ डिसाइड की। उस 4 प्रायोरिटी के आधार पर आवंटन किया जाएगा। इसे याद रखना है आपको, यह पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम एग्जाम में। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा। कपड़ा और पैकेजिंग, स्टील खनन, कांच निर्माण, इसके साथ साथ होटल और जो कैफेटेरिया वगैरह होते हैं,
छोटे छोटे ढाबे होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। रेस्टोरेंट जिसको आप कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनको गैस के सिलेंडर एक दिन में 10, 15, 20 तक चाहिए होते हैं बड़े बड़े जगहों पर, लेकिन उनको 2-3 की सप्लाई हो रही, जिसके कारण से डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर भी पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो होते हैं वो डेली एक सिलेंडर लाया, खपत किया और कमाया और शाम को गए, लेकिन जब उनका यही काम बंद हो जाएगा तो फिर वो कैसे रहेंगे। यानी कि गरीब आदमी पर बहुत ज़्यादा चोट पड़ने जा रहा है। अगर सप्लाई में थोड़ी सी भी व्यवधान उत्पन्न होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव स्ट्रीट वेंडर्स पर ही पड़ने वाला है। नेक्स्ट देखिए, कमोडिटी एक्ट को ज़रा डिटेल में हम लोग समझेंगे। अधिनियम उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की कमी और शोषण से बचाने के लिए इसको 1955 में 1955 में लागू किया गया था। समवर्ती सूची आवश्यक वस्तुओं का व्यापार और वाणिज्य भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची में आती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रीलिम के दृष्टिकोण से सबसे गहरा फैक्ट यही हो गया, क्योंकि ये बच्चे इग्नोर करेंगे सामान्य तौर पर, एक्ट पढ़ेंगे लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर देंगे। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण, आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण सुनिश्चित करना। उचित मूल्य, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में गैस सिलेंडर का, जैसे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, कई सारे लोग लॉज वगैरह में रहते हैं तो छोटा सा सिलेंडर रखते उसको भरवाते हैं, तो सिलेंडर का पर केजी के हिसाब से जो गैस का प्राइस है वो अचानक से हाई हो गया, तो ये भी क्या है? गलत होता है। लेकिन ये हाई क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका भरने का काम कर रहे हैं उनको ही सिलेंडर जो है अब महंगा मिल रहा है ना। तो ये क्या है? तो ये भी इस एक्ट के तहत में प्रतिबंधित किया गया है। कालाबाजारी को रोकना, ये इसका मुख्य उद्देश्यों में से एक है। आवश्यक वस्तु किसे कहा जाता है? कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सरकार कभी कभी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु में डाल सकती है अपने हिसाब से, समय के हिसाब से, मांग के हिसाब से, और उसे बाहर भी कर सकती है। इस अधिनियम में आवश्यक वस्तु की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, इसे याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है। अधिनियम की धारा 2(1) अनुसार जो भी वस्तु इस अधिनियम की अनुसूची में शामिल हैं वो आवश्यक वस्तु हैं। सरकार की शक्ति है, केंद्र सरकार जनहित में किसी भी वस्तु को अनुसूची में जोड़ सकती है और उसे हटा भी सकती है। यही इसका सबसे बड़ा खासियत है। सरकार अगर चाहे तो गैस किसको में जोड़ दे, दवाइयों को जोड़ दे, उर्वरक को जोड़ दे, तेल को जोड़ दे, और चाहे तो हटा भी दे। ये बहुत बड़ा इसमें मेरिट है, इसके प्लस पॉइंट है कि सरकार अपने समय के हिसाब से आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है। अधिनियम कैसे काम करता है? स्टॉक सीमा, स्टॉक लिमिट किया जाता है कि कीमत उछाल लाने के लिए पता चला आपने सारा खरीद करके जमा कर दिया, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब्ती व नीलामी, यदि कोई व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखता है तो जमाखोरी का उस पर आरोप लग सकता है और उसे सजा भी हो सकता है। नियमों के उल्लंघन पर 7 साल तक की कैद हो सकती है। बहुत ही कठोर एक्ट है ये। आपको पता ही है कि फिलहाल में लागू किया गया है। क्यों लागू किया है सरकार ने? तो इसी कारण से लागू किया है। एलपीजी क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसे कहा जाता है। एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैस है। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन है और हाइड्रोजन है, मीथेन होता है तो इसलिए होगा ही, का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे दबाव के तहत तरल अवस्था में संग्रहित किया जाता है, इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना करके इसको लिक्विड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। मुख्य घटक मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, ये जरूर याद रखिएगा, प्रीलिम में बहुत बार पूछा है, आसान सवाल होता है, और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। लेकिन एलपीजी में मुख्य रूप से कोई भी गंध नहीं होता है, तो ये इसकी बहुत बड़ी खराबी थी कि भाई इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। क्योंकि घर में अगर यूज कर रहे हैं और गैस लीक हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा और बहुत ज्वलनशील होता है। तो इसके लिए लोगों ने, जो इसके बनाने वाले हैं, जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक तोड़ निकाला कि इसमें हम ऐसा कुछ मिक्स कर दें कि जैसे ही यह लीक हो तो बहुत तेज़ स्मेल आए। तो जो आपको स्मेल आता है वो किस चीज़ का होता है? तो इथाइल मरकैप्टेन का होता है। वो स्मेल एलपीजी का नहीं होता है। एलपीजी में इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि इसके स्मेल को पहचाना जा सके और लीकेज का पता लग जाए। प्राकृतिक रूप से गंधहीन होती है, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टेन नामक गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है।
और इसी का स्मेल होता है इथाइल मरकेप्टेन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। स्रोत उत्पादन कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। एलपीजी के उत्पादक कच्चे तेल के शोधन के दौरान प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण के दौरान किया जाता है एलपीजी का उत्पादन। प्राकृतिक गैस से निष्कर्षण होता है। कच्चे तेल से उत्पादित होने के अलावा एलपीजी को प्राकृतिक गैस से भी निकाला जाता है। वर्तमान क्राइसिस तो आपको पता ही है क्यों बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। तो सबसे बड़ी जो इसकी खासियत होती है ना वो होता है तापीय दक्षता इसकी बहुत ज़्यादा है। परिवहन में आसान होता है, सिलेंडर में फिल करके आप आसानी से कहीं से भी ले जा सकते हैं। तो दो इसकी बहुत बड़ी खासियत है। एक तो है कि इसका थर्मल इफ़िशियंसी जो होता है वो कोल के तुलना में, लकड़ी के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तुलनात्मक रूप से पॉल्यूशन भी कम फैलाता है और इसको स्टोर करके कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, जो कि हाइड्रोजन एनर्जी के साथ संभव नहीं हो पाया इतना आसान। इसीलिए हाइड्रोजन एनर्जी आज भी सभी घरों तक नहीं पहुंची है, अभी भी शुरुआत फेज में ही काम करे। वो इसी कारण से, क्योंकि हाइड्रोजन की इफ़िशियंसी तो और भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसको स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना और बिना खतरे के आसानी से यूज करना, जैसे एलपीजी का यूज किया जाता है, वो बहुत मुश्किल है। हाइड्रोजन के साथ में बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, फट सकती है। लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है, आसानी से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। सरल शब्दों में इस बात का माप है कि कोई मशीन जैसे इंजन या ईंधन कितनी अच्छी तरीके से हीट एनर्जी को उपयोगी कार्य यूजफुल वर्क में बदलता है, इसी को थर्मल एफिशिएंसी कहा जाता है। यदि किसी ईंधन या इंजन की तापीय दक्षता अधिक है तो इसका मतलब है कि वह कम इनपुट में अधिक ऊर्जा पैदा करती है, ऊर्जा की बर्बादी बहुत ही कम होती है। यही इसका सबसे बड़ा क्या है, खासियत है। थर्मल एफिशिएंसी का परिभाषा भी याद रखिएगा। इसको ईटा से डोनेट किया जाता है। NTH लिखते हैं, W आउट बटे Q इन होता है। Q इन का क्या तात्पर्य है, टोटल हीट इनपुट जो आपने दिया है, और टोटल यूजफुल वर्क आउटपुट, और उसके अलावा थर्मल एफिशिएंसी तो हम लोग निकाल ही रहे हैं। ये परिभाषा है। क्यों मैंने दिया है परिभाषा, कि बीपीएससी मान रही है कि भाई जो 71-72 बीपीएससी देने आ रहे, कोई भी बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे, वो सारे विज्ञान के टीचर हैं। उनको विज्ञान की बिल्कुल गहरी जानकारी होनी चाहिए, उनको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना आना चाहिए, भले आप हिस्ट्री पढ़ के आए हों। तो इसलिए फॉर्मूला आपको दे दिया ताकि आप याद रखें इसे, और अगर पूछे तो आप बता भी पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हम लोग। अगला टॉपिक है, गवर्नमेंट ने चाइना के साथ में FDI के नॉर्म्स को ईज़ कर दिया है, यानी कि उसमें ढील दे दी है। चीन हमारे अरुणाचल को क्लेम करता है। अरुणाचल की एक महिला बिजनेस वूमेन ट्रैवल कर रही थी, उनको संघाई एयरपोर्ट पर रोक लेता है, बोलता है कि आपको अरुणाचल का भारत के पासपोर्ट में अरुणाचल कहाँ से आ गया, अरुणाचल तो चीन का भाग है। पुंगेंगसो झील जो है वहाँ पर आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लेता है। गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद होते हैं। डोकलाम में हमसे खींचातानी हो जाती है। हमारे POK से होकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है। इतना सारा कुछ हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हमारे जितने भी वेपन थे उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस दे रहा था। तो ये सब काम चीन ने किया। बदले में हमने इतना बड़ा बदला लिया कि हमने चीन से FDI को अनुमति दे दी। क्या है ये, केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र सीमित निवेश प्रवाह की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों में ढील दे दी है। न केवल चाइना बल्कि भारत के साथ भूमिगत सीमा साझा करने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 2020 में, जिसमें भारत के साथ सीमा साझा करने वालों पर FDI को रोक दिया गया था। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब उसको ईज कर दिया गया है। भारत सरकार ने ऐसा कहा है। इस छूट में पूंजीगत सामान, कैपिटल गुड्स, ध्यान रखिएगा इन क्षेत्रों को, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक पूंजीगत सामान, इलेक्ट्रॉनिक घटक, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, पॉलीसिलिकॉन, सोलर सेल के इनगॉट वेफर, ये सब जो शामिल हैं, इन सभी क्षेत्रों में FDI को अनुमति दे दी गई है। FDI क्या होता है इसे हम पढ़ेंगे, लेकिन रणनीतिक क्षेत्रों में भी प्रतिबंध जारी है। कौन कौन से क्षेत्र हो गए भाई, तो अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अत्यधिक रणनीतिक संवेदनशील क्षेत्रों के लिए निवेश प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया है। तो ये जरूर ही याद रखिएगा। ठीक, क्या कहा गया है,
ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी है भारत की, उसमें चीन का 10% से कम निवेश है, 10% से अधिक अभी तक निवेश नहीं है उसमें, तो उस कंपनी में डायरेक्ट एफडीआई 10% तक लाया जा सकता है, चीन के द्वारा निवेश किया जा सकता है। दरअसल में यूरोप और अमेरिका और मिडिल ईस्ट जो है, ये आपस में इतने ज़्यादा उलझे पड़े हैं कि भारत और चीन जैसे देशों को लग रहा है कि अमेरिका और इन देशों से अगर आपको बच के आगे बढ़ना है, विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा कम करके सहयोग स्थापित करना ही पड़ेगा। इसी कारण से भारत और चीन जो हैं वो अपने व्यापारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बार को आप किसी राक्षस पर ट्रस्ट कर लेना, लेकिन चाइनीज़ पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए। पंचशील में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, नेहरू जी के साथ क्या हुआ, हमने यूएन में उसे जगह दे दी, इसके बाद क्या हुआ, ठीक। तो इतने सारे चैलेंजेज हैं, उस बीच में इस तरह की चीज़ें अगर अनुमति दी गई तो सरकार को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखना ही पड़ेगा। इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में निवेश की स्वचालित स्वीकृति के लिए सरकार ने 10% की सीमा तय की है। इन क्षेत्रों का क्या तात्पर्य है, ऊपर जो मैंने आपको बताया है, ये जो शामिल क्षेत्र मैंने सेक्टर इंक्लूड जो बताया है, ये सारे सेक्टर का नाम है, इनका मतलब वही है। अर्थात 10% तक के गैर नियंत्रित लाभकारी स्वामित्व, नॉन कंट्रोलिंग बेनिफिशियल ऑनरशिप को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी जाएगी। यानी कि आप किसी इंडियन कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप ऑनरशिप आपके पास में नहीं आएगा, बाकी जो है आप इसमें निवेश कर सकते हैं स्वचालित मार्ग से 10% तक, लेकिन उसकी भी जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी कंपनियों को। भारतीय नियंत्रण अनिवार्य संशोधित मानदंड के तहत जिस कंपनी में निवेश किया जा रहा है उसका विशेष बहुमत शेयरधारिता और नियंत्रण हर समय निवासी भारतीय नागरिक के पास ही होना चाहिए, किसी दूसरे के पास में नहीं होना चाहिए। 60 दिन की समय सीमा, निर्दिष्ट विनिर्माण क्षेत्रों में भूमि सीमा वाले देशों से आने वाले निवेश प्रस्तावों को संसाधित करने, प्रोसेसिंग और उन पर निर्णय लेने के लिए 60 दिन की समय सीमा भी तय की गई है। ठीक, अगर हमसे बाउंड्री साझा करने वाले देशों से अगर कोई निवेश आ रहा है तो भारत सरकार अपने सारे प्रोसेस जो है वो 60 दिन के अंदर में पूरा करेगी, ये भी बनाया गया है। DPIIT वित्त मंत्रालय का विभाग है जो ये सब काम देखता है निवेश का, उसको आपको बताना ही पड़ेगा। प्रेस नोट 3 था, 2020 में इसे जारी किया गया था, जिसके तहत में ये गलवान और चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब होने के कारण से प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुख्य निशाना चीन था, चूँकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के संस्थाएं पहले से ही केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश करती हैं और नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे अन्य देशों का निवेश बहुत ही छोटा है, इसलिए PN3 मुख्य रूप से चीनी निवेशकों को लेकर के बनाया गया था। और इस बार भी जो छूट दिया गया मुख्य रूप से चीन को लेकर के छूट दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान से कोई भी निवेश आएगा तो सरकार के देखरेख में ही आएगा, और नेपाल और भूटान से तो हमारे यहाँ पर निवेश 9 के बराबर में ही आते हैं। इसके कारण क्या क्या हैं, क्यों ऐसा किया गया है, तो आर्थिक सर्वेक्षण में सिफारिश की गई थी ग्लोबल सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गया है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए यह बढ़ा हुआ FDI घरेलू पूंजी का पूरक बनेगा। घरेलू पूंजी जो हमारे कम निवेश हो रहे हैं उसका पूरक बनेगा, थोड़ा सा निवेश अपने यहाँ पर बढ़ेगा। इसमें हम कंट्रोल थोड़ी चाइनीज़ कंपनी को दे रहे हैं, कंट्रोल तो हमारे पास ही है, बस उनके पैसे का उपयोग करेंगे, बदले में उन्हें बेनिफिट भी मिलेगा और हमें भी बेनिफिट मिलेगा। नुकसान से बचाव होगा। सरकार ने पाया कि उन मामलों में भी PN3 प्रतिबंध लागू होना जहां निवेशक गैर नियंत्रित हित में थे, मतलब PN3 प्रेस नोट 3 जो लागू हुआ कोरोना के बाद, उसका नुकसान हो रहा था सरकार को, सरकार ने ऐसा कहा है, इस कारण से ये ईज किया गया है, ये ढील दी गई है। लेकिन जीवन इतना आसान थोड़ी ना है। FDI को हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग चुनौतियों को पढ़ेंगे। FDI होता क्या है? जब किसी देश की कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश में कंपनी और पर्सन बोथ, याद रखिएगा दूसरे कीवर्ड्स हैं बंधुओं प्रिलियम के लिए, स्थित व्यवसाय या उत्पादन में सीधा निवेश करते हैं तो उसे FDI कह दिया जाता है। ऑनरशिप एंड कंट्रोल, FDI की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें निवेशक केवल पैसा नहीं लगाता बल्कि उस कंपनी के प्रबंधन और निर्णयों में उसका सीधा कंट्रोल होता है, उसमें उसकी भूमिका होती है। कंपनी का ऑनर भारतीय होगा लेकिन वो कंपनी के बोर्ड में बैठ सकता है, 10% ज़्यादा निवेश किया है उसने, ठीक है। आमतौर पर जब कोई विदेशी निवेशक किसी भारतीय कंपनी के 10% से उससे अधिक के शेयर खरीदता है
तो उसे एफडीआई माना जाता है। दीर्घकालिक हित, यह शेयर बाजार में रातों रात मुनाफा कमाने के लिए किया गया निवेश नहीं है, उसे तो पोर्टफोलियो निवेश कह देते हैं हम लोग। यह दीर्घकालिक होता है, लंबे समय के लिए होता है। एफडीआई केवल अपने साथ पूंजी नहीं लाता बल्कि नई तकनीक, आधुनिक प्रबंधन कौशल और नए देश में रोजगार इत्यादि भी पैदा करता है। एफडीआई दो मार्गों से आता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूल। इस मार्ग के तहत विदेशी निवेशकों को पैसा लगाने के लिए भारत सरकार आरबीआई से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधा सीधा निवेश कर देता है। जैसे मॉरिशस से भारत में सबसे ज़्यादा निवेश आते हैं। कैसे मॉरिशस में कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है क्या कि वहाँ से सबसे ज़्यादा निवेश आते हैं? हम 140 करोड़ के देश और 10 लाख का देश, तो भारत का ही काला पैसा होता है। वो भारत के ही नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग जो काला पैसा बनाते हैं वो मॉरिशस में पैसा भेजते हैं और वहीं से उसको रीरूट करके भारत भेजा जाता है और हमें लगता है विदेशी निवेश आ रहा है। तो ये खेल होता है। लेकिन यहाँ पर एफडीआई समझने की चीज़ है। आप समझिएगा, एक स्वचालित मार्ग होता है, जैसे मॉरिशस जैसे देशों से स्वचालित मार्ग से आते। एक होता है सरकारी मार्ग। इस मार्ग के तहत निवेश करने से पहले सरकार, विशिष्ट मंत्रालय, विभाग से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। जैसे कि रक्षा क्षेत्र के कुछ हिस्से, जैसा कि हमने पहले भी आपको समझाया है, इसके ऊपर भी आपको समझाया है कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न रहता है हमें। इसलिए हम यहाँ से जब भी निवेश आता है तो हम उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा निगरानी में रखते हैं, उसके बाद अनुमति देते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हम दोनों देशों के बीच में, तो सलामी स्लाइसिंग रणनीति। चीन धीरे धीरे छोटे छोटे सैन्य कदमों के जरिए भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है कि आज एक कदम आगे बढ़ गए, यहाँ तक घेर लिया, 10 दिन बाद और एक कदम आगे बढ़ गए, यहाँ तक घेर लिया। इसी तरह करके पोंगेंगसो लेक जो है उसके आधे से अधिक भाग पर कब्जा कर चुका है वो। मानचित्र संबंधी आक्रामकता, अपने भारत के भूटान, भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखा देता है ना। चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। सैन्य गतिरोध और बुनियादी ढांचा, अरुणाचल प्रदेश हमारी राष्ट्रपति महोदया जाए ना तो उसका भी चीन कंडेम करने लग जाता है। जस्ट इमेजिन। सैन्य गतिरोध और बुनियादी ढांचा, एलएसी पर बहुत बड़े स्तर का तनाव है। डोकलाम में भी हमें तनाव देखने को मिला। पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ जो है, सीपीईसी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे पीओके से गुजर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन और पाकिस्तान दोनों से हम लड़ रहे थे, ऐसा हमारे मेजर जो हमारे डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनके द्वारा ऐसा कहा गया। दो मोर्चों के युद्ध का खतरा है, हम ऑलरेडी एक बार लड़ चुके हैं। जल विवाद है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत बड़ा बांध बना रहा है, वो आपको पता ही होगा इस बांध के बारे में, जिसको वाटर को एज ए वेपन यूज करा जाएगा, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट ने कहा है। स्ट्रैटेजिक थ्रेट भी है हमारे पास, तो इसलिए ये सारी चुनौतियां हैं। व्यापार असंतुलन है, ट्रेड इम्बैलेंस पहले से ही बना हुआ है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत में भारत के अलग अलग जगहों पर, भारत के अगल बगल में अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, सैन्य उपस्थिति के जरिए भारत को घेरने का प्रयास भी किया जा रहा है। यूएनएससी जैसे मंचों पर पहले मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित करने से हमेशा वो हमें रोकता रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, डज इंडिया हैव लो कॉस्ट किलर कामिकाजा ड्रोन। कामिकाजा ड्रोन जो है लाइक ईरान शाहेद, ईरान का शाहेद ड्रोन है। कामिकाजा का तात्पर्य होता है, कामिकाजा ड्रोन का मतलब एक ऐसे ड्रोन जो सुसाइडल होते हैं, जो जाते हैं, टकराते हैं और उड़ा देते हैं। बहुत ही सस्ते होते हैं ये, लेकिन बहुत ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। फिलहाल में ईरान ने इसी कामिकाजा ड्रोन शाहेद के बदले, शाहेद के जरिए ही इजराइल और अमेरिका को बहुत परेशान कर रखा है। इसका जो रेंज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको गिराने के लिए आपको महंगी मिसाइलों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, जबकि ये तो $20,000 में बन करके तैयार हो जाता है। जबकि उसको गिराने के लिए जो आपको हथियार चाहिए होता है वो $1 मिलियन का होता है। ठीक, इसलिए अमेरिका और इजराइल को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो रहा है इस कामिकाजा ड्रोन के कारण। तो भारत के न्यूज़पेपर में ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि भारत के पास क्या ऐसा है? बिल्कुल है, हमने कुछ दिन पहले इसका सफलतापूर्वक उपयोग भी किया है। शेषनाग 150 भारत का एक लंबी दूरी का स्वार्म अटैक, स्वार्म का मतलब होता है झुंड, लाइटनिंग मोनिशन लक्ष्य के ऊपर मंडराकर हमला करने वाला ड्रोन है। इसे बेंगलोर स्थित रक्षा स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है और डीआरडीओ ने भी इस तरह के कई सारे बनाए हुए हैं। रेंज और पेलोड, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक है। 25 से 40 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने में सक्षम होता है।
आप इसके महत्व को इस प्रकार से समझिएगा कि इसको आसमान का AK-47 कहा जाता है, क्लासनिकोव। AK-47 जो है वो मानव के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल गन वही है, सबसे सक्सेसफुल हथियार वही है। बहुत आसान होता है उसको कैरी करना, लेकिन बहुत घातक है हथियार वो। तो उसी प्रकार से ये है, आसान है, सस्ता है और घातक भी बहुत ज़्यादा साबित हो रहा है ये, इसलिए इसको आसमान का AK-47 कहा जा रहा है। शेषनाग उस श्रेणी का ड्रोन है। इसी श्रेणी का शाहेद भी है, जिसको कामिकाजा ईरान का कहते हैं। इस श्रेणी का रूस के पास भी है, सभी देशों के पास में है। यह लगभग में 5 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह करके निगरानी और हमला कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो AI संचालित स्वाम तकनीक है। इसका मदर कोड कई ड्रोन को आपस में संवाद करने, खुद योजना बनाने और झुंड के रूप में एक साथ हमला करने की अनुमति देता है। मतलब बहुत सारे ड्रोन आपने क्या करते हो, इसको लॉन्च करना भी आसान होता है। किसी एक छोटे से 4 व्हीलर से भी लॉन्च कर सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रोन आपने लॉन्च कर दिए तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, झुंड बनाकर किसी एक लक्ष्य पर ये अटैक करते हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी और क्या है पता है, ये GPS का भी उपयोग नहीं करते हैं। अगर कोई देश इनके GPS को जैम कर दे तो ये अपने कैमरा और अपने ऊपर जो लगे हुए सेंसर हैं उसके माध्यम से अटैक करते हैं ये। इसलिए इसको बड़ा ही ऑटोनमस और ख़तरनाक सिस्टम माना जाता है, जिसका काट अभी तक किसी भी देश के पास में नहीं है, यूक्रेन के अलावा। क्योंकि यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा इस तरह के ड्रोन झेले तो यूक्रेन ने इसके कुछ काट निकाल लिए। आपको पता है कि कुछ समय पहले तक यूक्रेन अमेरिका से हथियार मांग रहा था कि हमें हथियार दे दो, मदद कर दो, लेकिन उनको बुला करके व्हाइट हाउस से बेइज्जती किया गया। और आज के समय में यूक्रेन के ड्रोन स्पेशलिस्ट जो हैं वो मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के द्वारा तैनात किए गए हैं सहायता के लिए, ताकि इस ड्रोन से बचा जा सके। तो समय की सबसे बड़ी खासियत यही होती है ना कि समय बदल जाता है, ठीक है। तो समय बदल गया यूक्रेन का। जिस अमेरिका को मिन्नतें कर रहा था यूक्रेन की हमें मदद कर दो, मदद कर दो, अब वो मिन्नतें कर रहा है कि हमें बचा लो, इस ड्रोन के काट नहीं हमारे पास। इसमें विजुअल नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। इसका अर्थ है कि यदि युद्ध के दौरान दुश्मन सैटेलाइट या GPS सिग्नल को जैम कर देता है तो भी यह कैमरा और सेंसर के बदौलत आसानी से अटैक कर सकता है। बहुत घातक साबित हो रहा है ये। इसी प्रकार से शाहेद है, ये देखिए शेषनाग 150 है, भारत सरकार का है ये। इसी प्रकार से शाहेद है, इसको AK-47 कहा जाता है आसमान का। सेम कॉन्फ़िगरेशन इसका भी है, बस इसकी रेंज थोड़ी सी और ज़्यादा है। 1300 से 25 किलोमीटर के बीच है और 40 से 50 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। 20,000 से 50,000 डॉलर तक में यह पूरा तैयार हो जाता है। जबकि अमेरिका के जो पेट्रॉइट मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसकी लागत 2 से 4 मिलियन होता है पर शॉट। तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है उसको। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये पूछा जा सकता है आपसे, शेषनाग 150 याद रखिएगा, शाहेद याद रखिएगा, कामिकाजा याद रखिएगा। कामिकाजा नाम है ना, उसमें कामिकाजा शेषनाग भी कामिकाजा में आएगा और शाहेद भी कामिकाजा में आएगा। कामिकाजा का मतलब सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो यही हैं जो जाते हैं और अटैक करते हैं, खुद को भी उड़ाते हैं और अटैक को, लक्ष्य को भी उड़ा देते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अचीवर ग्रुप में जुड़िएगा। ज्योग्राफी शुरू करने वाला हूं मैं 14 तारीख से। पॉलिटी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आप वो भी सारे टेस्ट लगा सकते हैं। पॉलिटी के भी सारे टेस्ट आप लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते। उसके PDF भी मौजूद हैं, वो टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। ज्योग्राफी 14 से शुरू हो जाएगा। जिन्हें भी जुड़ना हो जुड़ जाइएगा, क्योंकि समय कम है, 60 दिन कम समय आपको मिला है। 26 जुलाई को ही आपका एग्ज़ाम होगा। थैंक यू सो मच।